पहली चाहत किस्त नंबर 16। अम्मा बड़े ही जबरदस्त तवीज लाकर दिए थे। आपने भी जान का तो काम तमाम हो गया। पहले वाले तवीजात ने भी अपना काम बहुत अच्छे से दिखाया था, लेकिन वो मरहा आशर की बीमारी जानने के बावजूद भी आशर ने शादी के लिए तैयार हो गई। तहज्जुद में उठकर आशर के लिए रो रो कर दुआएं मांगती थी। पता नहीं दुआएं कितनी ताकतवर थी जो उसने मौत के मुंह से निकाल कर ले आई थी। पर अब तो भी जान भी इस दुनिया में नहीं जो आशर के लिए दुआएं मांगी। और अब तो मरहा के तहज्जुद की नमाजें की बच्ची इतना तंग करती है कि वो मुश्किल से फजर की नमाज अदा कर पाती। अम्मा आमल बाबा से कहना कि इस बार पक्का काम हो जाना चाहिए और वह एहतशाम पर ऐसी बंदिश कर दें कि वो चाहकर भी दोबारा कभी पाकिस्तान ना आ सके, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना तो हमारा कराम जरूर खराब हो जाएगा। अब बस हमारे रास्ते का एक ही कांटा है और वो है आशिर। अब की बार ऐसे तवीज दें कि इस बार वो बच ही ना पाए। पता है अम्मा, मरहा रुखसत होकर जिस कमरे में आई थी ना, मैंने उस कमरे में आपके लाए हुए तावीज़ात दबा दिए थे। आज तक मरहा दोबारा अपने कमरे में नहीं जा सकी। कहती है जाने क्यों मुझे वहां से जाने में खौफ आता है। अब इंशाल्लाह वो कभी दोबारा उस कमरे में नहीं जा सकेगी। वो कमरा और उस कमरे की हर चीज, बल्कि ये पूरा घर अब मेरा है। एक बार आशिर हमारे रास्ता से हट गया ना तो मरहा तो कोई चीज ही नहीं है। छोटी मोटी सी है बेचारी। उसकी माँ ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं। हद से ज्यादा ही मासूम है वो। खैर अच्छा है, चालाक होती तो हमारे लिए मस्ते ही खड़े करती। अच्छा अम्मा, अब मैं फोन रखती हूँ। फैसल और अरहम घर आने वाले होंगे। फिलहाल अपनी अम्मा से बात कर फारिग हुई तो सोचा कि एक बार मरहा को ही देख ले कि वो क्या कर रही थी। फिलहाल जैसे ही नीचे आई तो देखा मरहा लाउंज में अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। अब तो बच्ची पूरे 45 दिन की हो चुकी थी। बिल्कुल मरहा जैसी थी। दूधिया रंगत, खड़ी नाक, काली आंखें, गुलाबी होंठ और बाल ऐसे जैसे काली टोपी पहनी हो। मुस्कुराहट भी बिल्कुल मरहा जैसी थी। लाओ उसे मुझे दो। जैसे ही फरियाल भाभी ने बच्ची को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मरहा एकदम से खौफजदा हो गई। नहीं, ये भूखी हो रही है। मुझे उसको फिर करवाना है। रोएगी ये। मरहा के मुंह से घबराहट में टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे। मरहा घबराहट में अपनी बच्ची को उठाए तकरीबन भागती हुई अपने कमरे में चली गई और फरियाल भाभी उसे देखती रह गई। आशिक अपनी बेटी को देख देख कर जीता था, मगर जब से बीजान की डेथ हुई थी वो बहुत रोता था। उससे अपनी माँ की जुदाई का सदमा सह नहीं जा रहा था। अब तो ये आलम था कि उसकी रातों की नींद तक हराम हो चुकी थी। नींद में भी बीजान के कम में रो रहा था और जब आंखें खुलती तो उसका चेहरा आंसू से भीगा होता। आज वो फिर मरहा के गले लगकर बहुत रोया था। मरहा, मैं क्या करूं, बीजान मुझे छोड़ के चली गई। अकेला छोड़ दिया मुझे इस दुनिया में। मैं क्या करूंगा उनके बगैर। मेरे सर से मेरी माँ का ये साया उठ गया। मैं कैसे जीऊंगा उनके बगैर। आज भी वो बहुत गमज़दा था। आशा प्लीज इतना गम ना करें। आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। डॉक्टर्स ने आपको टेंशन लेने से मना किया था ना। प्लीज आशा, मेरा और हमारी बेटी का ही कुछ ख्याल करें। अल्लाह के बाद हमारा वाह सहारा आप हैं। मरा के पास आशिर को तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी खत्म हो चुके थे। आशिर वक्ती तौर पर तो चुप हो जाता, मगर फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद दोबारा से रोना शुरू कर दिया करता। उसके दिल को रोग लग चुका था। मरहा अपना ये दुख किसी से भी बयान नहीं कह सकती थी। अभी कितनी मुश्किल से मरहा ने आशु को तसल्ली देकर चुप करवाया तो वो कुछ देर के लिए सो गया। तो उसने अपनी बेटी को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आज वो सो गई तो उसे बेड पर लेटा दिया। तभी सवेरा भाभी की बहन का फोन आया था। हेलो मरहा। वो बहुत घबराई हुई थी। मरहा उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर परेशान हो गई। क्या हुआ सादिया, सब खैरियत तो है ना। मरहा पहले ही परेशान थी, अब मजीद दुख सहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो एहतशाम भाई, वो रो रही थी कि क्या हुआ भाई को। मरहा की तो जैसे सांस ही रुकने लगी। वो एहतशाम भाई का दोस्त था ना, उसने खुद ब्लेंडर्स किए थे और उस कंपनी का मैनेजर भी इसके साथ मिला हुआ था। वो दोनों मिलकर पता नहीं कब से कंपनी का पैसा खा रहे थे। अब एहतशाम भाई के सर पर डाल दिया सब कुछ और फराज अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजकर खुद भी दुबई भाग गया। अलबत्ता मैनेजर पकड़ा गया है और उसने इस्तेशाम भाई पर इल्जाम लगाया कि वो इस सारे मामले में उसके साथ शामिल थे। अब वो जेल में है। वो रो रो कर सारी तफसील बताने लगी। ये सुनना था कि मरा बेहोश हो गई। तभी उसका हाथ टेबल पर पड़े ग्लास पर पड़ा तो ग्लास के टूटने की आवाज पर आशर की आंख खुल गई। मरहा, मरहा क्या हुआ। आशर ने उसके चेहरे पर हाथ रखा तो उसका चेहरा पसीने से शरबूर था। आशर उसके चेहरे पर पानी की छींटे डाले तो वो कुछ कुछ होश में आई।
کیا ہوا مرا؟ عاشر نے مرا کو ہوش میں آتے دیکھا تو دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ احتشام بھائی! مرا اب تک بھی نارمل نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا احتشام کو؟ عاشر پہلے ہی پریشانی میں گھرا ہوا تھا اور وہ مزید کچھ اور برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ جیل میں ہے۔ ان کے دوست نے ان کے سارے فراڈ کیا خود بلنڈرز کی اور بھائی کو پھنسا دیا۔ بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ پلیز عاشر بھائی کو بچا لیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ہاں ہاں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ عاشر اندر تک لرز اٹھا مگر مرحا کو تسلی دے رہا تھا۔ مرحا کو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ دو ہی تو رشتے رہ گئے تھے، ایک شوہر اور دوسرا بھائی۔ اب یہ بھی نہ رہتے تو اس نے آگے وہ کچھ سوچ نہیں سکی۔ عاشر نے اس بارے میں فیصل بھائی سے کہا تو وہ پریشان ہو گئے۔ عاشر اب کیا کرو گے تم؟ فیصل بھائی اتنے جانتے تھے کہ احتشام کے پاس اتنے دور جانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ نہیں بھائی، میں جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے یہ گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ عاشر کو اب یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گھر بیچ دے، لیکن فیصل کو عاشر کی یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ مگر فیصل نے عاشر کی اس بات کو جواب میں کچھ نہ کہا، بس خاموشی اختیار کر لی۔ عاشر ابھی گھر سے باہر نکلنے لگا تھا کہ اسے زبردست چکر آیا اور وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ فیصل بھائی نے دیکھا تو پریشان ہو گئے، فوراً اسے ہاسپٹل لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ دونوں رپورٹس کے انتظار میں وہیں اسپتال میں بیٹھ گئے۔ عاشر صاحب، ان رپورٹس کے مطابق آپ کو برین ٹیومر ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیا پتہ بھی ایسا کوئی مسئلہ رہا ہے آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر رپورٹس دیکھ کر عاشر سے پوچھنے لگا تو فیصل بھائی بھی سن کر حیران اور پریشان ڈاکٹرز کو دیکھ رہے تھے، مگر عاشر تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، کچھ بھی بولنے کے لیے سخت نہیں تھی اس میں۔ جی پہلے بھی ان کو برین ٹیومر تھا اور انہوں نے آسٹریلیا سے سرجری کروائی ہے، فیصل بھائی نے ڈاکٹر کو بتایا۔ کیا آپ میری ان بات سے کروا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے فیصل سے اس سرجن سے بات کرنے کا کہا جس نے عاشر کی سرجری کی تھی۔ فیصل نے فوراً سرجن کا نمبر ملایا اور ڈاکٹر سے بات کروائی۔ میں ان سے بات کی ہے، ان کے کہنے کے مطابق ان کا علاج اب کسی صورت بھی ممکن نہیں، کہ وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اگر آپ کو دوبارہ سے برین ٹیومر ہو گیا تو دوبارہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اور جب میں نے انہیں آپ کی کنڈیشن اور تیزی سے پھیلتے ہوئے ٹیومر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بھی وہی رزلٹ بتایا جو میری سمجھ میں آ رہا تھا، اور وہ یہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر بہت زیادہ بھی یہ جی پائے تو بھی 2 مہینے تک سے زیادہ نہیں جی سکیں گے۔